सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। चंपावत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम में की शिरकत। मातृशक्ति ने सीएम का फूल मालाओं के साथ किया स्वागत। खटीमा पहुंचे सीएम धामी। उत्तरयानी कौतिक मेला कार्यक्रम का आयोजन। सीएम ने कार्यक्रम को किया संबोधित। देहरादून में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग। वरिष्ठ नागरिकों को किया सम्मानित। मकर संक्रांति के स्नान पर प्रशासन सख्त। हरिद्वार प्रशासन ने कसी कमर। डीएम ने बस अड्डों पर सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश। और मैदानी इलाकों में भीषण कोहरा। नैनीताल में दिन भर खिली सुनहरी धूप। पर्यटक स्थलों पर उमड़ी भारी भीड़। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत पहुंचे और सीएम ने चंपावत के अस्थायी हेलीपैड ग्राम रियासी बमन गांव तोक खेत में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। विभिन्न विकास कार्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। तो आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बमन गांव तोक खेत चंपावत, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे स्थान पर कोई अपने आप नहीं आ पाता है। तो गोरखनाथ जी का मंदिर, उसके मार्ग का चौड़ीकरण भी हम करा रहे हैं। यही नहीं, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा समृद्धि का कारण हमारा शारदा कॉरिडोर आने वाले समय में होने वाला है। उसके निर्माण का कार्य तेजी से बढ़ रहा है और इसके अंतर्गत टनकपुर से लेकर बनबसा तक शारदा रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है। पूर्णागिरी है, चूका है, श्यामला ताल, शारदा घाट, इन सभी को भव्य रूप में विकसित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, गोलजू देवता मंदिर के लिए एक विशेष गोलजू कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी विस्तृत कार्य योजना हम बना रहे हैं। परंतु भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी के हमारे लोगों को हम जो काम करवा रहे हैं, जो भी काम हमारे होते हैं, मंदिरों के विकास और संस्कृति के जो संवर्धन के काम होते हैं, या हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, या हम यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू करते हैं, धर्मांतरण रोकने का कानून बनाते हैं, दंगा रोकने का कानून बनाते हैं, तो उनको बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें मंदिरों के विकास में संस्कृति की मजबूती नहीं, बल्कि उनको लगता है कि धन की बर्बादी हो रही है। लेकिन जब बात वक्फ संपत्तियों की आती है तो ये लोग सरकारी संसाधनों के उपयोग को पूरी तरह से उचित ठहराते हैं। आज के इस अवसर पर मां रणकोची के इस पवित्र स्थान से मैं कहना चाहता हूं, आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब तक मुझे आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं उत्तराखंड की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और अधिक भव्य और दिव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार चंपावत जनपद में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के साथ साथ जाम की समस्या के समाधान के लिए भी मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण भी कराया जा रहा है। पूर्णागिरी मंदिर में भी हमने 5 लाख रुपए की लागत से पार्किंग बनाई है। रीठा साहब में 10 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग का लोकार्पण भी किया है। इसके साथ ही हमने चूका क्षेत्र के निवासियों के साथ पूर्णागिरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए हनुमानगढ़ी खेतखेड़ा में स्पान आर्च गडर पुल का निर्माण भी कराया है। इतना ही नहीं, टनकपुर ज्वेलरी मार्ग पर 50 करोड़ रुपए की लागत से स्पान आर्च मोटर पुल का निर्माण भी कराया जा रहा है। इसके अलावा हम रूपाली घाट से पंचेश्वर तथा पंचेश्वर से बलतड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण भी करा रहे हैं, जिसके हमारे इस सीमांत क्षेत्र के लोगों को कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूती मिलेगी। जहां हम क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपए की लागत से अभी प्रथम चरण में इस ड्राई पोर्ट का निर्माण भी हो रहा है। वहीं जिले में विज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 57 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण भी कराया जा रहा है, जो आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए, हमारे कर्णधारों के लिए बहुत बड़ा, उनके लिए विज्ञान और तकनीकी के युग में प्रशिक्षण के लिए और उनके एक्सपोजर के लिए बहुत बड़ा कारण बनने वाला है।
इतना ही नहीं, हम चंपावत में 50 लाख रुपए की लागत से एडवेंचर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो युवाओं के लिए और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने के साथ साथ स्थानीय पर्यटन को भी इससे एक नई दिशा मिलेगी। इसके अतिरिक्त टनकपुर में हम 56 करोड़ रुपए की लागत से, पहले चरण में 56 करोड़ की लागत से आईएसबीटी का काम हमने शुरू किया था, लेकिन अब वो काम हमारा लगभग 200 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत की आईएसबीटी टनकपुर में बनने जा रहे हैं। और टोटल मिलाकर जब ये पूरा होगा तो 238 करोड़ रुपए की धनराशि से भव्य एवं सुविधायुक्त स्वरूप इसका प्रदान किया जाएगा और इसका विस्तारीकरण का कार्य अब प्रारंभ हो गया है। हमने टनकपुर में 16 करोड़ रुपए की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन का निर्माण कराया है। सैनिक विश्राम गृह, पर्यटन आवास गृह का निर्माण कार्य भी चल रहा है। हमने क्षेत्र में खेलों और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टनकपुर में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा भी पहुंचे। सीएम धामी ने कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच द्वारा आयोजित उत्तरयाणी कौतिक मेला कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आइए अब आपको सीधा रुख कराते हैं बीज निगम परिसर कंजराबाग रोड खटीमा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। आज अपने हमारे शुभ मंगल कार्यों को किया जाता है, ये आज यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। मैं आपको बताऊं कि मैं आज से लगभग 2.5 साल पहले मैं लंदन गया था और लंदन पहुंचते पहुंचते लगभग 8.5-9 घंटे का सफर था। उसके बाद 2 घंटे और कहीं जाकर उत्तराखंड के लोगों ने एक कार्यक्रम वहां पर रखा हुआ था और मैं पूरे दिन भर और रात भर की सफर से थोड़ा थक सा गया था, तो मुझे नींद आ गई थी। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कई सैकड़ों की संख्या में हमारे उत्तराखंड की माताएं बहनें अपने परिधानों में, जैसे कि आप लोग यहां पर हैं, और हमारे उत्तराखंड के भाई अपनी टोपी पहनकर वहां लंदन में जब बहुत शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उपस्थित हो रखे थे एक जगह पर, तो मैं थोड़ी देर के लिए तो कंफ्यूज हो गया कि मुझे लगा कि मैं ये यूके, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, लंदन, ये लंदन में हूं, यूके में हूं, या मैं अपने उत्तराखंड वाले यूके में हूं, अपने यूके में हूं। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति आज पूरी देश और दुनिया के अंदर जा रही है। और जब हमारे माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं, तब ये विश्वास और मजबूत हो जाता है कि और हमारी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित हाथों में जा रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। आज के बदलते वक्त में जहां आधुनिकता चारों ओर बढ़ रही है, आज भौतिकवादी युग तेजी से हावी हो गया है, तब अपनी पहचान को बचाए रखना, उसको बनाए रखना और अगली पीढ़ियों को स्थानांतरित करते जाना, ये बहुत आवश्यक हो गया है। ऐसे समय में इस प्रकार के आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन में आज भारत विकास के न केवल शिखर छू रहा है, बल्कि सनातन संस्कृति के गौरव को पुनः पूरे विश्व में स्थापित कर रहा है। उनका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इससे प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को विकास का आदर्श मानदंड बनाने के लिए हम रात दिन कार्य कर रहे हैं। रात दिन सरकार काम कर रही है। और जैसा आप सभी जानते हैं, ये खटीमा मेरे लिए केवल एक स्थान नहीं है, एक नगर नहीं है, एक विधानसभा मात्र नहीं है, बल्कि ये मेरा घर है और आप सभी मेरा परिवार है। और मुझे यहां आने की हमेशा से उत्सुकता रहती है। आज प्रातःकाल से कई कार्यक्रम लगे थे, लेकिन मन हो रहा था कब जल्दी से जल्दी आप सब लोगों के बीच में आऊं, आप सबके दर्शन करूं, आप सबसे मिलूं। और यहीं से मैंने अपनी जो जनसेवा है उसकी शुरुआत की। और यहां की हर गली, हर गांव और हर चेहरा सच में मेरे दिल में बसता है। आज भी मुझे लगता है कि हजारों हजार जो खटीमा क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, माताएं बहनें हैं, उन सभी के नाम आज भी मेरे हृदय में कंठस्थ हैं।
और बहुत लोग जो बाहर से आते हैं मेरे साथ, हमारे शुक्ला जी वहां से अपना सर हिला रहे हैं, तो जब मैं आता हूं और मैं अनेक लोगों के नाम लेता हूं तो सच में लोगों को लगता है कि वाकई इतने नाम जानते हो आप यहां के। मैंने खटीमा में केवल राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं किया है, मैंने खटीमा को जिया है। इसलिए हमारी सरकार ने खटीमा क्षेत्र में स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का, पेयजल का, इन सभी बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने जहां एक और खटीमा में हाईटेक बस स्टैंड, जिसका कल लोकार्पण होने वाला है, कल वो जनता को समर्पित होने वाला है। आप सबको पता है कि बस स्टैंड की बहुत जरूरत थी यहां पर और लंबे समय से यहां। चलिए यहां रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था भारत के हर ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में कभी स्वच्छ पेयजल केवल सपना था, वहां आज घर घर नल से जल पहुंच रहा है। पानी की बहुत दिक्कत थी, ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर से लाना पड़ता था। गर्मी के दिन आते थे तो हम थक के आते थे खेतों से ना, ऊपर जाना पड़ता था, रात पानी भरना पड़ता था। अब तो बहुत सुविधा होगी, पानी के अंदर लगा हुआ पानी बाहर अंदर सब टंकी, अब कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए ना। उत्तराखंड ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण क्षेत्रों के 97.63% घरों में नल के जरिए पेयजल उपलब्ध हो चुका है और राज्य 100% लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल है और नल में स्वच्छ जल है। पहले यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती थी पानी के लिए ना, पड़ोसियों के घर से भरना पड़ता था। अब मोदी जी के जल जीवन मिशन के तहत लोगों के यहाँ पानी जुड़ चुका है और सभी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से आज उत्तराखंड के ग्रामीण घरों तक नल के जरिए जल पहुंच रहा है और साथ ही पहुंच रहा है विश्वास एक स्वस्थ और सुखद जीवन का, क्योंकि जल है तो कल है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नया गांव विजयपुर हाथी बड़कला स्थित मल्टीपर्पज हॉल में ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसेज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित धन्यवाद एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने बैरिस्टर अरी बहादुर गुरंग की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसेज वेलफेयर एसोसिएशन समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। ये संस्था न केवल गोरखा समाज बल्कि समाज के सभी वर्गों के हित में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सैनिकों के कार्यक्रमों में वही मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक सैनिक के रूप में आते हैं और ऐसे आयोजनों में आकर उन्हें अपने परिवार के बीच होने का एहसास होता है। इस दौरान संस्था की मांग पर मंत्री गणेश जोशी ने एक जनरेटर उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम में ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किए जा रहे तमाम विकास कार्यों के लिए मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। भारत माता की, भारत माता की। आज
ऑल इंडिया गुरखा एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित सभा को 75 वर्ष पूरे होने पर मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। 75 वर्ष का अंतराल या कहूं एक युग की समाप्ति होती है। आज एवरेज आयु जो है 60 ईयर है। सत्तर वर्ष इस संस्था को हुए और मैं कई वर्षों से इस संस्था में आ रहा हूं। आज तब से मैं इस संस्था से जुड़ा हूं और मैंने देखा ये संस्था समाज सेवा के क्षेत्र में समाजवादियों का हमारी वरिष्ठ नेत्री छोड़। अगर आपने मुझे विधायक नहीं बनाया होता, आपने मुझे मंत्री नहीं बनाया होता, तो क्या मैं कर पाता? तो प्रभु इसका श्रेय दी जाता है। तो से ही कोई पूरे सैनिक का नॉमिनेशन इस नगर निगम में हम करेंगे। जो भी नाम आप प्रेषित करेंगे। वहीं साल के पहले बड़े स्नान मकर संक्रांति को संपन्न कराने के लिए हरिद्वार प्रशासन ने कमर कस ली है। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित ब्रीफिंग के दौरान डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के कड़े निर्देश दिए हैं। ब्रीफिंग के दौरान एसएसपी ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं के साथ यहां शिष्टता और मधुर व्यवहार अनिवार्य है। छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए अनुशासन में रहकर जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। महिला कर्मियों को निर्देश दिए गए इसके स्नान के बाद श्रद्धालुओं को घाटों पर रुकने न दिया जाए ताकि भीड़ का दबाव न पड़े। साथ ही बम निरोधक दस्ते और श्वान दल को 24 घंटे मेला क्षेत्र, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। घाटों पर जल पुलिस की टीमें तैनात रहेंगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना या डूबने की स्थिति को रोका जा सके। वहीं नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां एक और मैदानी इलाकों में भीषण कोहरा और हाड़ कपा देने वाली ठंड है, तो वहीं नैनीताल में दिन भर खिली सुनहरी धूप पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही है। दिन में मौसम सुहाना होने की वजह से नैनीताल के साथ साथ कैंची धाम, भीमताल और सात ताल जैसे पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। पर्यटक नैनी झील में नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों की इस बढ़ती संख्या से स्थानीय होटल व्यवसायियों में, दुकानदारों में और फटफेरी वालों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। फिलहाल मौसम पूरी तरह से सामान्य बना हुआ है और दूर दूर तक बर्फबारी की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। वहीं लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से यहां काश्तकारों में थोड़ी सी मायूसी जरूर है। सूखे की स्थिति से फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। सूखे मौसम और दिन रात के तापमान में भारी अंतर के कारण लोग वायरल और अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। नैनीताल में पर्यटन तो चरम पर है, लेकिन प्रकृति प्रेमी और किसान अब भी बर्फबारी और बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों मौसम अलग अलग यहां करवटें बदलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि एक और मैदानी इलाकों में भीषण कोहरा है, हाड़ कपा देने वाली ठंड है, तो वहीं नैनीताल में दिन भर खिली सुनहरी धूप तमाम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आपको बता दें कि यहां पर भीमताल की बात करें, कैंची धाम की बात करें, नैनीताल की बात करें या फिर यहां सात ताल की बात करें, हर तरफ भारी भीड़ उमड़ रही है। पर्यटक नैनी झील में यहां आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटकों की इस बढ़ती संख्या से वहां पर जो होटल हैं, जो व्यवसायी हैं, जो दुकानदार हैं, फर फेरी वाले हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि मौसम पूरी तरह से सामान्य बना हुआ है और अभी दूर से दूर तक बर्फबारी की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगा आरती लाइव के साथ।